तो साल था 2008 जब हमारे सामने आयरन मैन जैसी फिल्म आई जिसने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की नींव रखी और आज मार्वल जो बिलियन डॉलर मूवी फ्रेंचाइज का मालिक बन पाया है, ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि इसमें इस मूवी का और आरडीजे का दोनों का बहुत ही बड़ा हाथ है। एंड इसी के ठीक 2 महीने बाद रिलीज हुई द डार्क नाइट, जिसने क्रिस्टोफर नोलन को एक लेजेंडरी फिल्म मेकर बना दिया। और इस बात में भी कोई दो राय बिल्कुल नहीं है कि इन दोनों मूवीज ने मिलकर सुपर हीरो मूवीज का एक ऐसा क्रेज स्टार्ट किया जो कि एक सदी के खत्म होने के बाद भी काफी समय तक चलता रहा था। तुम खुद ही देखो एंड गेम के बाद कितनी सुपर हीरो मूवीज आई होगी जिसकी तुम आज भी बात करते हो। लिटरली कोई भी नहीं है। ना ही द मार्वल्स अपना जादू चला पाया, ना ही मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वो छाप छोड़ पाई। बस एक नो वे होम ही थी जो लेजेंडरी स्पाइडरमैन एंड नॉस्टैल्जिया के दम पर कमाल कर पाई। और ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि नो वे होम एक कमाल का मूव था मार्वल की तरफ से। और अगर बात करें नए नए वाले डीसी के नए नए वाले प्रोजेक्ट्स की, तो भाई मैं अभी इतना ही कहूंगा कि इस नई डीसी को भी सही से पैदा तो होने दो। तो कुल मिलाकर बात यही है कि मामला और माहौल दोनों ठंडा है। आजकल सुपर हीरो मूवीज इतनी रेलिवेंट लगती ही नहीं है, पर अब ऐसा भी नहीं है कि सुपर हीरो मूवीज की स्टोरीज को रेलिवेंट बनाने की कभी अटेम्प्ट्स हुए ही नहीं, लेकिन ज्यादातर मूवीज एंड शोज अब प्रेडिक्टेबल एंड डल फील होने लगते हैं। तो बात यही है कि मजा नहीं आ रहा है। लेकिन वही इसी मजे को 2019 और 2021 में नए तड़के के साथ वापस लेकर आया Amazon प्राइम अपने 2 नए शोज के साथ, जिसमें से एक है द बॉयज, वही दूसरा है जहां ये दोनों शो सदियों से डाले गए सुपर हीरोज पर उस पर्दे को हटाकर हमें वो चीज दिखाता है जिसके बारे में हम लिटरली कभी सोच भी नहीं सकते थे। ये ऐसे शोज है जो उन चीजों को एक्सप्लोर करता है जो यूजुअली सुपर हीरो जॉनर की मूवीज या शोज में इग्नोर कर दी जाती है। यहाँ हमें उन डार्क रियलिटी से सामना करवाया जाता है जो तुम्हारे क्लीन कट सुपर हीरोज अपने अंदर छुपा के रखते हैं। तुम ही बताओ तुम्हें कैसा लगेगा जब एक ऐसा हीरो जिसके तुम बचपन से फैन हो, लिटरली उसके भक्त हो, और तुम्हें अचानक ही पता चले कि तुम्हारा वही हीरो बहुत ही बड़ा हरामी है। दिल टूटेगा ना? ऑफ कोर्स यार, टूटेगा ही टूटेगा। बस इसी तरह के डार्क एंड ब्रूटल रियलिटी से ये दोनों शोज तुम्हारा सामना एक बार नहीं हर बार 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 करवाती है। अब ऐसा भी नहीं है कि ऐसी स्टोरी हमने पहले कभी देखी नहीं है कि कैसे वॉचमैन कुछ ऐसे ही थी, बट उस टाइम पे ये दोनों मूवीज बिना ऑडियंस डिमांड के उनके सामने पड़ोस दी गई थी, जिसकी वजह से ये दोनों मूवीज वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाई जो आज के टाइम पे द बॉयज एंड इनविंसिबल ने क्रिएट करा है। अरे भाई वो तो रह ही गया। देखो 2019 तक सुपर हीरो कंटेंट मीडिया में अपनी पीक सैचुरेशन पर पहुंच चुका था और इसी वजह से शो के राइटर्स को टाइम मिला वो मैजिक क्रिएट करने का, उन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को डालने का, जिसकी वजह से हमें ये स्टोरीज आज के टाइम के हिसाब से इतनी ज़्यादा रेलिवेंट लगते हैं, जो कि सच में एक राइटर के लिए बहुत ही मुश्किल टास्क है। एंड मेरे हिसाब से ऐसे 4 एलिमेंट्स है जो द बॉयज एंड इनविंसिबल को बाकी सुपर हीरो स्टोरीज से अलग बनाती है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो है वॉयलेंस एंड ब्रूटैलिटी, वल्गैरिटी, सटायर एंड ह्यूमैनिटी। तो अगर तुम उन ऑडियंस में से हो जिसने द बॉयज एंड इनविंसिबल का एक भी एपिसोड देखा है और तुम्हारी मानसिक स्थिति अभी भी सही जगह पर है, तो भाई तुम्हें पता ही होगा कि ये शोज ग्राफिक वॉयलेंस एंड ब्रूटैलिटी से बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि ये इकलौता एलिमेंट ही इनकी आइडेंटिटी का बहुत ही बड़ा पार्ट है। पर ये वाला एलिमेंट कहीं भी कभी भी अचानक ही नहीं आता। नहीं भाई, अचानक ही आता है। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। तो ये अचानक आया हुआ एलिमेंट तुम्हें कभी कभी अनकंफर्टेबल फील करवा सकता है, पर इसका पर्पस सिर्फ शॉक देना ही नहीं बल्कि स्टोरी को डेप्थ देना है। वैसे भी ये दोनों शोज गहराइयों से काफी खेलते हैं। तुम्हें पता ही होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। कितना बेशरम हो गया हूँ यार मैं। खैर, इसका बेस्ट एग्जांपल दोनों शोज के पायलट एपिसोड में हमें बेहतरीन अंदाज में देखने को मिलता है, जहां द बॉयज के पहले ही 5 मिनट में हमें होमलैंड और क्वीन वेब दोनों ही सुपरमैन एंड वंडर वुमन जैसी पॉजिटिव वाइब्स दे रहे होते हैं। एंड ठीक इसके बाद ये सीन ह्यूई और उसकी गर्लफ्रेंड रॉबिन पर शिफ्ट होता है और फिर कुछ ही सेकंड्स के बाद ये सीन ह्यूई और रॉबिन के हाथों की तरफ शिफ्ट होता है, जिसे देख के लिटरली मेरी फट जाती है। एंड तब हमें रियलाइज होता है कि भैया यहाँ मामला कुछ भी नॉर्मल नहीं रहने वाला, कतई जहर सीरीज लगा ली है देखने के लिए। एंड ठीक कुछ ऐसा ही हमें इनविंसिबल के फर्स्ट एपिसोड में भी देखने को मिलता है, जहाँ शो में सभी का फेवरेट एंड पावरफुल सुपर हीरो ओमनी मैन सडनली एक एक करके हीरोज की गन मारना शुरू कर देता है। ओमनी मैन सडनली उन हीरोज को एक एक करके मार डालता है।
जिनसे हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और ये सीन देखकर भी हर व्यूअर के दिमाग में यही सीन चलता है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। अब ये दोनों सीन तुरंत ही व्यूअर्स के दिमाग में कॉन्ट्रास्ट को सेट कर देते हैं कि कैसे एक ही पर्सनैलिटी को मीडिया सुपर हीरो की तरह हमें दिखा रही है, पर एक्चुअल में रियलिटी कुछ और ही है। और वहीं वल्गैरिटी वाले एलिमेंट की बात करें तो भाई इस मामले में तो ये दोनों शोज एक्सट्रीम लेवल पर है। पर ये एलिमेंट सिर्फ गालियों तक या सेक्स तक ही लिमिटेड नहीं है। ये शोज ऐसे एडल्ट टॉपिक्स को एक्सप्लोर करता है जो यूजुअली सुपर हीरो स्टोरीज टच भी नहीं करती है। वहीं दूसरी तरफ इनविंसिबल एंड द बॉयज की दुनिया कई बार एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग एंड क्रॉस फील करवाती है। और लिटरली कभी कभी मुझे फील होता है कि साला कोई इतना घिनौना कैसे हो सकता है। इन दोनों शोज में ऐसे हरामखोर एडल्ट सुपर हीरोज हैं जो कि रियलिस्टिक लगते हैं, एंड ये उन सभी फैन थ्योरीज एंड फैन फैंटेसीज को भी एक्सप्लोर करता है जो तुम्हारे चंचल से मन की उपज थी और वो चंचल से मन तक ही सीमित रह गई थी। तुम्हें थैनोस और एंटमैन वाली वो फैन थ्योरी याद है कि कैसे अगर एंटमैन थैनोस के अंदर घुस जाएगा और उसे फाड़ देगा तो क्या होता। द बॉयज में हमें वैसा कुछ दिखाया गया है। अब जिन्होंने हीरोगिज्म वाले एपिसोड को देखा है उन्हें पता होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और जिन्होंने नहीं देखा तो मत देखो अगर तुम शरीफ हो तो चलो अब बात करते हैं सटायर एलिमेंट की। इन दोनों शोज में सटायर एलिमेंट का काफी बड़ा रोल है। द बॉयज एंड इनविंसिबल ऑलमोस्ट हर चीज का मजाक उड़ाते हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज हो, पॉलिटिकल लीडर्स हो, कॉर्पोरेट पावर हो, रिलीजन हो, या फिर वो तुम्हारी दिल की फीलिंग्स ही क्यों ना हो। ये दोनों शोज किसी भी चीज की यहाँ इज्जत करते ही नहीं है। साला कोई भी सेफ है ही नहीं यहाँ। शो का कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है। मीडिया में सूप्स को गॉड्स की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे तुम्हारे वही हीरोज हवस और पावर का नंगा नाच दिखाते हैं। और यही पागलपन अब इस लेवल तक बढ़ चुका है कि द बॉयज के सीजन 5 में होमलैंडर अब यही सब कुछ खुलेआम करने वाला है। और ये बात तो तुम भी जानते हो कि यही नंगा नाच देखने में तुम्हें भी काफी मजा आता है। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। पर फिर भी इतने सारे कियोस के बीच में मेकर्स ने ह्यूमैनिटी के एलिमेंट को भी काफी तवज्जो दी है। इन शोज के हर कैरेक्टर की एक ऐसी बैक स्टोरी है जो काफी इंपैक्टफुल है, जिसकी वजह से हमें उस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी ऐसी क्यों है समझ में आने लगती है। चाहे वो ओमनी मैन हो, होमलैंडर हो, मार्क ग्रेसन हो या फिर बिली द बुचर, सभी के कैरेक्टर आर्क में एक ह्यूमैनिटी की झलक दिखती ही है जो इन कैरेक्टर्स को परफेक्ट तो नहीं पर हाँ ऐसा जरूर बना देती है जिससे हम ऑडियंस इन्हें समझ सके। तभी तो हीरोज की इतनी गलतियां और करप्ट माइंड को देखते हुए भी हमें ऐसा लगता है कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो भी किसी हद तक ऐसे ही तो है। क्यों, एग्री करते हो ना? तभी तो द बॉयज एंड इनविंसिबल जैसे शोज आज के टाइम में हमें इतने पावरफुल और रिलेटेबल लगते हैं। तो चलो भाई मैं चला अब थोड़ा सुस्ताने के लिए। एडिटिंग कर करके मेरी गर्दन थोड़ी अकड़ सी गई है। और अगर तुम्हें ये वीडियो बढ़िया लगी है तो भाई अब तुम्हारा काम है इस वीडियो को लाइक करना एंड वीडियो को हाइप करना, और चैनल पर अगर नए हो तो भैया जी फैक्ट ट्रैक को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो भाई मिलता हूँ अगली वीडियो में।